नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए दिसंबर 2023 में नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी के लिए लेकर के आया है फ्री क्रैश कोर्स। इस फ्री क्रैश कोर्स में हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट कर ली है। अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट है आपकी साहित्य शास्त्र की, काव्य शास्त्र की। और ये काव्य शास्त्र आप सभी के सिलेबस में जो लगा हुआ है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो है आपका भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा है आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है आज कंप्लीटली हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जिसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन और विभिन्न संप्रदायों के बारे में बताते हुए, विभिन्न संस्कृत आचार्यों से परिचित होते हुए आज के इस काव्य शास्त्र को हम पूर्ण करेंगे। आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से भी यहाँ पर काव्य शास्त्र को समझाऊंगी मैं आप सभी को, तो जिससे कि आप सभी को एग्जाम में काफी सहायता मिलने वाली है। क्योंकि काव्य शास्त्र के आप देखिए, मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं भारतीय और पाश्चात्य को मिलाकर के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है। तो आप सभी को वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर दीजिए और सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप ही के लिए ये सेशन आयोजित किए जाते हैं, आप ही से ये सेशन है, तो आप सभी का मोटिवेशन यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी कंटिन्यूअस लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी की क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। बाद में आपके 2 दिन आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। नेक्स्ट आपका जो मंडे को सेशन होगा उसमें हम करेंगे आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो मैं आप सभी को आगे की शेड्यूल, आपकी आगे का टाइम टेबल भी आप सभी को यहाँ पर बताऊंगी, तो हमारे साथ बने रहे काव्य शास्त्र के इस सेशन में। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। तो YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है क्लासेस की पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के आपको मिलती रहे। वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी अन्य अगर टेक्स्ट बुक का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हिंदी का, कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके अलावा हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए आप कविता नाम के कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये आप सभी को इसमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे काव्य शास्त्र की इस यूनिट को लेकर के। तो काव्य शास्त्र की इस यूनिट को लेकर आगे बढ़े उससे पूर्व आप सभी को यहाँ पर मैं जो टाइम टेबल है इससे आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। तो आप सभी का आज का जो सेशन आप देख रहे हैं कि हम भारतीय काव्य शास्त्र जो है आज की क्लास में करेंगे कंप्लीट 10 तारीख को। देन उसके बाद में आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और 13 तारीख को आपका जो सेशन होगा वो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का होगा, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये आपके पाश्चात्य साहित्य शास्त्र इसके अंतर्गत हम करेंगे। उसके बाद में 14 नवंबर को आपका सेशन होगा टॉप 50 क्वेश्चन का, 15 नवंबर को आपका यूनिट 5 वैचारिक पृष्ठभूमि और 16 नवंबर को आपका 50 क्वेश्चंस अगेन आपके। तो वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस के साथ में आपकी ये फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसका टाइमिंग जो है आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। 16 नवंबर के बाद का हम आगे शेड्यूल जो है वो आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ज्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की ओर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि भाई भारतीय काव्य शास्त्र का जो स्वरूप है आप सभी के समक्ष, तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कि जैसे व्याकरण जरूरी होती है वैसे ही क्या होता है भाई, साहित्य या काव्य के लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है। भाई जैसे अगर भाषा के मानक रूप के कारण अगर हम कहें कि भाषा का जो मानक रूप है वो हमें ये दर्शाता है कि भाई भाषा को किस प्रकार से लिखा जाए या उसे व्याकरण सम्मत किस स्वरूप में किया जाए, उसी तरह से साहित्य शास्त्र ये बताता है कि काव्य के लक्षण, प्रयोजन और उसके हेतु का क्या स्वरूप जो है हमारे समक्ष आता है। तो जिस तरह से प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है वैसे ही प्रत्येक साहित्य का अपना शास्त्र होता है। तो उसी के लिए हम प्रयोग करते हैं साहित्य शास्त्र को।
साहित्य शास्त्र यानी कि साहित्य जब नाम प्रयुक्त करते हैं तो उसमें आप सभी को देखने को मिलेगा उसमें गद्य भी है, पद्य भी है। केवल मात्र अगर हम काव्य की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका पद्य का स्वरूप होता है। तो साहित्य शास्त्र में जैसे काव्य शास्त्र और इससे पूर्व आप देखेंगे तो इसको अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलंकार और काव्य तब व्यापक अर्थ रखते थे। ठीक है, पहले के समय में साहित्य के संदर्भ में अलंकार का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है। अभी ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में मैं आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊंगे। तो अलंकार जो है वो साहित्य के समस्त सौंदर्य का बोध कराते हैं। ठीक है, कि भाई कोई भी काव्य जो है, जिस तरह से स्त्री जो है अपने आप को और ज्यादा सौंदर्यपूर्ण दिखाने के लिए आभूषण धारण करती है, वैसे ही काव्य को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्वरूप आता है। तो काव्य पद्य सहित जो संपूर्ण साहित्य का बोधक होता है वो अलंकार काव्य के सौंदर्य का प्रकार हमारे समक्ष आता है। तो काव्य साहित्य की एक विधा मात्र है, यानी कि पद्य का स्वरूप है केवल मात्र। और जिस तरह व्याकरण की आवश्यकता होती है वैसे ही साहित्य के बारे में अगर आप सम्यक प्रकार से यानी कि भली प्रकार से डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें उसके शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। ठीक है, काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो दूसरी ईस्वी, ठीक है, के स्वरूप में भरत मुनि जी का नाम आता है। ठीक है, भरत मुनि जी ने रचना की थी नाट्य शास्त्र की, और उसमें उन्होंने बहुत सारे लक्षण वगैरह और सारे भी बताए, साथ ही साथ रस अलंकार सारी चीजें जो है हमें भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र से दिखाई देती है। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र का जो आधार है वो संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा का जो साहित्य शास्त्र का आरंभ भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो राजशेखर जो है के अनुसार ये परंपरा भरत मुनि से भी पहले से चली आ रही है, लेकिन भरत मुनि से हम कंटिन्यूअसली इस परंपरा को देख सकते हैं। तो नाट्य शास्त्र से हम इस परंपरा की शुरुआत मानते हैं, और उन्हीं की सिद्धांत, उन्हीं पर लिखी हुई टीकाओं के बाद में जो है वो कंटिन्यूअस ये व्याख्यान शुरू होता है। ठीक है, बाद में आप जब साधारणीकरण पढ़ेंगे, मोस्टली रस की निष्पत्ति पढ़ेंगे, तो वहां पर आप भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त वगैरह इन सभी की व्याख्याएं रस निष्पत्ति में वेरी इंपॉर्टेंटली है। भरत मुनि मुख्य रूप से तो रस संप्रदाय के संस्थापक के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो विभिन्न मत और अन्य प्रवर्तक स्वरूप में हमारे समक्ष तथ्य आएंगे वो इसी से संदर्भित स्वरूप में आएंगे। फिर उसके बाद में आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलंकार संप्रदाय की अगर बात करें तो छठी शताब्दी में भामह हुए जो छठी शताब्दी में आते हैं, और इन्होंने क्या की भाई, अलंकार संप्रदाय के सिद्धांत का प्रवर्तन किया। दंडी ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, 7वीं शताब्दी में दंडी की रचना काव्यदर्श, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य आपके आनंदवर्धन, ठीक है, ध्वन्यालोक में इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो आपके कुंतक जी हैं, ठीक है, कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। शैमेंद्र ने औचित्य विचार, ठीक है, यानी कि औचित्य सिद्धांत का संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसी स्वरूप में काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण अवयव और ये काव्य के लक्षण हेतु और प्रयोजन, ठीक है, तो ये सारी चीजें भरत मुनि के रस सिद्धांत के अलावा अगर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है काव्य शास्त्र में तो वो है आपकी ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें, जिसमें आप सभी को अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, जो रस संप्रदाय की बात हुई है, और काव्य के लक्षण हेतु और प्रयोजन। ठीक है, तो ये चीजें आपको वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंतर्गत याद रखनी है। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर समझाऊंगी विद क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो शुरू होने जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम पहुंचते हैं काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन पर। ठीक है, आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पूर्व आप सभी के समक्ष ये प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या जो है वो किसने स्वीकार किए हैं। ठीक है, प्रतिभा के दो भेद किसने बताए, इस प्रश्न का आप सभी को करना है
आंसर। तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हम्म, सहजा और उत्पाद्या, ये दो आप सभी से यहां पर पूछे जा रहे हैं कि ये प्रतिभा जो है वो क्या है। पहले तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिभा जो है वो क्या है, किस स्वरूप में हमारे समक्ष आती है, कि काव्य के लक्षण में आती है, काव्य के हेतु में आती है, काव्य के प्रयोजन में आती है, कि किस स्वरूप में हमारे समक्ष जो है ये आती है। ठीक है, लक्षण, हेतु और प्रयोजन, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो प्रतिभा जो है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिभा जो है ये काव्य हेतु है। ठीक है, आप कहेंगे मैम कि काव्य हेतु क्या होते हैं। देखिए तीन चीजें होती है, एक तो होते हैं काव्य के लक्षण, एक होते हैं हेतु, और तीसरे होते हैं काव्य का प्रयोजन। ठीक है, तीन चीजें हैं। काव्य के लक्षण तो ये बताते हैं भी काव्य किस तरह के नियमों आधारित तो जो स्वरूप लिखा जाए, कि भाई मान लीजिए आप कोई काव्य लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो उसका किस नियमों के, किन सिद्धांतों के आधार पर आप ये तय करेंगे कि ये काव्य सही है, या ये काव्य अच्छा है, या ये काव्य इसमें ये कमियां हैं। तो काव्य के जो लक्षण बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं कि भाई ये चीजें होने पर, जैसे शब्द और अर्थ का समन्वय होने पर, ठीक है, या दोष रहित होने पर, दोष रहित होने पर उसे क्या कहा जाएगा, काव्य का लक्षण कहा जाएगा। तो मम्मट जी ने आपके कहा कि भाई दोष रहित होना चाहिए। शब्द अर्थ का संभाव जो है वो भामा ने कहा कि भाई इसका ये जो लक्षण है ये प्रदर्शित करता है कि भाई संभाव, सामंजस्य दोनों में होना चाहिए। तो ये काव्य का लक्षण है। अगर हम हेतु की बात करें तो हेतु के रूप में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। हेतु का अर्थ है कारण। ठीक है, किसी भी काव्य को लिखने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कारण क्या हो सकता है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, अब कारण और प्रयोजन जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे कारण है, और प्रयोजन जो है वो अपने आप में क्या है भाई, उद्देश्य है। ठीक है, कोई मनोरंजन के उद्देश्य को लेकर के काव्य लिखता है। ठीक है, कोई उपदेश के लिए लिखता है, कोई मनोरंजन के लिए लिख रहा है, कोई उपदेश के लिए लिख रहा है। तो अलग अलग स्वरूपों में काव्य रचना की जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं वो प्रतिभा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी ने नवोन्मेष शालिनी, ठीक है, कि भाई नए नए जो विचार हैं वो किसमें, किसके माध्यम से आते हैं, कि भाई कोई प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभा जो है वो जन्मजात होती है, प्रतिभा जो है वो अर्जित की जाती है। इस बात को लेकर के भी विद्वानों ने बहुत सारे मतभेद जो है वो यहाँ पर दिखाए हैं। व्युत्पत्ति जो है, यानी कि हम जो है व्युत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं लोक व्यवहार और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से। और अभ्यास कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। ठीक है, तो ये स्वरूप हमारे समक्ष आता है अभ्यास को लेकर के, कि कोई भी कवि जो है वो निरंतर अभ्यास के कारण अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखार ला सकता है उसके अंतर्गत। तो ये तीनों आपके काव्य के हेतु माने गए। अब जब हम बात करते हैं कि प्रतिभा के भेद की, तो सहजा और उत्पाद्या ये जो भेद किए हैं ये किसने किए हैं, रुद्रट ने किए हैं। ठीक है, ये किसने किए हैं भाई, रुद्रट ने ये दो भेद जो है वो आप सभी के समक्ष किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित आपका, ठीक है, आप सभी के समक्ष है कि प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिभा के को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को ही प्रतिभावादी कह दिया गया है। प्रश्न का आंसर कीजिए।
बताइए कि किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? कि इन्होंने क्या कहा है कि केवल मात्र प्रतिभा के बल पर भी कोई भी काव्यकार या कोई भी रचनाकार जो है वो रचना कर सकता है। तो किसको कह दिया? पंडित राज जगन्नाथ जी। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ जो है, जिनको के प्रतिभावादी आलोचक या प्रतिभावादी जो आचार्य के रूप में मान लिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि केवल और केवल प्रतिभा के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं भाई? काव्य रचना जो है वो की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। अब अगर आप प्रतिभा के बारे में और भी दो चार चीजें याद रखना चाहे तो प्रतिभा को, ये बात सत्य है कि प्रतिभा को मूल हेतु माना जाता है। ठीक है, प्रतिभा जो है वो मूल हेतु के रूप में स्वीकार है। प्रतिभा जो है वो ईश्वर प्रदत्त मानी गई है। ठीक है, प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप नवोन्मेष शालिनी तो आप जोड़ ही सकते हैं कि भाई ये नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर यहां पर ही मैं आप सभी से एक और क्वेश्चन यहां पर पूछूं कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? नाम दिया है, मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न का आंसर कीजिए, बताइए। मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? इसके बाद में प्रतिभा से जुड़ा एक और प्रश्न और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? शक्ति नाम से पुकारा है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति नाम से पुकारा है। शक्ति नाम से कि भाई काव्य की शक्ति ही क्या है भाई? प्रतिभा है। तो इस स्वरूप में इन्होंने पुकारा है। अब अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किए हैं? प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा किस आचार्य ने प्रस्तुत किए हैं? फिर इसका अर्थ समझाऊंगी आपको कि कार्यत्री प्रतिभा क्या होती है, भावेत्री प्रतिभा क्या होती है। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि दो भेद जो है, एक तो सहजा और उत्पाद्या हो गया। ठीक है, फिर आप सभी का कि भाई कार्यत्री और भावेत्री क्या होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्यत्री प्रतिभा जो है वो कार्य से संबंधित, कि कवि जो रचना कर रहा है, ठीक है, कवि की रचना जिस प्रतिभा के बल पर हो रही है, जिस प्रतिभा के बल पर हो रही है वो आपकी कार्यत्री प्रतिभा है। ठीक है, और भावयत्री प्रतिभा जो है वो पाठक या सहृदय से संबंधित होती है। ठीक है, जिस प्रतिभा के बल पर पाठक जो है, पाठक या सहृदय समझ रहा है। अब देखिए कवि का कार्य लिखना, लेकिन अगर मान लीजिए कि कवि की रचना कब सफल होगी, कवि की रचना सफल कब मानी जाएगी? कवि की रचना तो तभी सफल मानी जाएगी ना जब हम क्या कर रहे हैं कि जब पाठक उस बात को समझ पाता है कि आपने कोई बात कही और मैं उस बात को समझ ही ना पाऊं, आपने रचना लिखी और मैं समझी नहीं, तो तालियां कैसे बजेंगी? ठीक है, तो जब हम उसे
कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं, यानी कि हम समझ पाते हैं। तो एक तो हो गई कार्यत्री प्रतिभा जिसके बल पर कवि जो है वो रचना लिखता है, एक होती है भावयत्री प्रतिभा जिसके बल पर जो पाठक है, सहृदय है, वो कवि की कविता को समझता है। तो ये दो प्रकार की जो आपके भेद हैं, ये भेद किए किसने हैं? ये आपके राजशेखर ने किए। ठीक है, राजशेखर जी ने कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा दो भेद जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये आपके काव्य लक्षण, हेतु और आपका प्रयोजन। ठीक है, काव्य लक्षण और हेतु और प्रयोजन का स्वरूप आता है। तो अब यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर तो आप सब लोग कर दें कमेंट सेक्शन में, सभी का सही भी होना चाहिए, मैंने अभी समझाया है। तो भावयत्री प्रतिभा किस में होती है? भावयत्री प्रतिभा जो है वो किस में होती है? किस में होगी भावयत्री प्रतिभा? अभी जो मैंने आपको बताया पाठक या सहृदय में होगी। ठीक है, पाठक या सहृदय के अंतर्गत क्या होगी भाई? आपकी भावयत्री प्रतिभा जो है उसी के अंतर्गत होती है, जिसके माध्यम से वो कवि की रचना को समझ पाता है। अगला प्रश्न, शरीरम त्वादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये कथन किस संस्कृत आचार्य का है? किस संस्कृत आचार्य ने ये कथन कहा है? ठीक है, कथन पूछ लिए जाते हैं ना, जैसे रचनाएं पूछ ली जाती हैं। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है, भामह की काव्य अलंकार है, दंडी की काव्य दर्श है, ठीक है, तो काव्य प्रकाश है, और अन्य रचनाएं ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक लोचन है। तो ऐसे ही ये कथन भी आपको, ये आप सभी के स्वरूप में आ रहा है काव्य के लक्षण, ये काव्य के लक्षण संबंधी कथन है। बताइए। काव्य के लक्षण संबंधी कथन है ये। तो यहां पे आप देखेंगे कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, ठीक है, इष्टार्थ अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली जो है उसका शरीर मात्र है तद। ठीक है, तद अर्थात उसका शरीर मात्र है, उसका मतलब किसका? काव्य का। ठीक है, किसका भाई? काव्य का शरीर मात्र है। तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली उसका शरीर मात्र है, ऐसा किसने कहा है? दंडी ने। यानी कि दंडी जो है वो शब्दार्थ को जो काव्य का लक्षण है वो स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार शब्दार्थ जो है वो केवल मात्र शरीर है, यानी कि बाह्य रचना। बाकी तो कवि उसमें अंतरंगता क्या भरेगा? कवि उसमें अपने भाव जो है वो भरता है। तो ये कथन आपके आचार्य दंडी का है। ठीक है, दंडी का कथन है, जो 7वीं शताब्दी में आपके सामने आते हैं। ठीक है, भामह के बाद में दंडी का स्वरूप हमारे समक्ष आता है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपके मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पर कि काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन क्या होते हैं, और जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए ऑलरेडी, तो उनके लिए एक रिवीजन के स्वरूप में आप यहाँ पर देखेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारे डिटेल कोर्स जो है आपका क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, लेकिन उसमें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं विद क्लास नोट्स, आप सभी के अकॉर्डिंग आपका सेशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें मात्र हम 40 क्लासेस, लेकिन आप देखेंगे लेंदी सेशन होता है, जो पेड सेशन होता है उसमें आप सभी को डिटेल में सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, वहां पर मैं काव्य लक्षण में ही काफी डिटेल में समय लग गया था, हेतु और प्रयोजन अलग से जब हमने समझे थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष की रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? ठीक है, रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता आचार्य किसे स्वीकार किया गया है? यानी कि अब आ गए हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों पर। संप्रदाय पढ़ेंगे।
मुख्य रूप से आपके सिलेबस में जो लगे हुए हैं वो 6 संप्रदाय हैं, ठीक है। तो उसमें से आप देखेंगे रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, और रस के बाद में एक और इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अलंकार संप्रदाय। तो ये 6 संप्रदाय आप सभी के सिलेबस में है। इन 6 के 6 संप्रदायों के बारे में आपको यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य से। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रस संप्रदाय। चलिए, वेरी गुड। तो रस निरूपण की जब हम बात करते हैं या रस निरूपण के प्रथम आचार्य की बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि का नाम आता है। किसका नाम आता है भाई? भरत मुनि जी का। और भरत मुनि जी ने रस के स्वरूप को निर्धारित करते हुए क्या कहा? कहा उन्होंने विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, ये स्वरूप था आपका। इसी से आपकी रस निष्पत्ति को लेकर के आगे विद्वानों में जो भेद होता है, मतभेद होता है, जिसको लेकर के हमारा कौन सा सिद्धांत आया? साधारणीकरण का सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत आया भाई? साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के कारण ही साधारणीकरण का सिद्धांत जो है वो जन्म लेता है। तो यहाँ पर कि भाई आपके प्रथम निरूपण आचार्य जो भरत मुनि जी हुए हैं 2री शताब्दी के करीब, उनका ग्रंथ था, प्रथम ग्रंथ किसमें उन्होंने ये वर्णन किया? नाट्य शास्त्र में। किसमें वर्णन किया? नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र में उन्होंने बताया भरत मुनि जी ने कि भाई 8 जो हैं वो क्या है? एक तो इन्होंने क्या नहीं किया भाई, इसमें इनके सूत्र के अंतर्गत स्थाई भाव का उल्लेख नहीं था। इस सूत्र में इन्होंने स्थाई भाव को स्थान नहीं दिया, ठीक है। और मूल रूप से इन्होंने जो आपके जो 8 क्या माने भाई? आपके रस, मूल रूप से रसों की संख्या आपके भरत मुनि जी ने मानी है 8। अब अगर 8 रस हैं तो स्थाई भाव भी कितने हो गए? 8 ही हो गए, ठीक है। इसी तरह से फिर संचारी भाव आ गए आपके। संचारी भावों की संख्या जो है इन्होंने 33 जो है वो इसके अंतर्गत स्वीकार की है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है रस में। अब अगर आप बात करें यहाँ पर कि भाई ये जो मैम साधारणीकरण की हम बात करते हैं, ठीक है, तो साधारणीकरण के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। तो साधारणीकरण की हम बात करते हैं तो साधारणीकरण क्या कहता है कि भाई ये आपका मंच है, ठीक है। ये मंच पे प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। कोई भी मंच पे जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे बना लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ मंच पे प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ दर्शक जो है वो बैठे हैं। अब क्या हो रहा है कि भाई जब मंच पर, जैसे आप मान लीजिए कोई फिल्म देखने के लिए गए, आप फिल्म देख रहे हैं या सामने रामलीला चल रही है या नाटक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नाट्य शास्त्र से आया ना। तो वहां पर जो भी यहाँ पर जो भी जो नट हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो पहले पहले जो आपके भट्ट लोलट जी आए, उन्होंने तो क्या कहा, और जो भरत मुनि जी ने भी माना कि भाई जो भी आनंद आता है या जो भी रस की अनुभूति होती है वो किसको होती है? जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। मूल रूप से नट में ही उन्होंने स्वीकार कर लिए, ठीक है। उससे पहले ये भी था कि भाई क्योंकि वो किसी विशेष का अनुकरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। फिर भट्ट लोलट जी की ही इसी बात का शंकुक जी ने भी समर्थन कर दिया, तो शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर उस बात को मान लिया। उसके बाद में आए आपके भट्ट नायक जी। भट्ट नायक जी ने कहा भाई ऐसे कैसे इसमें हो जाएगी, ठीक है। वो जो ये कर रहे हैं, तालियां कौन बजा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑडियंस
पाठक, दर्शक। तो दर्शक को वो अनुभूति हो रही है, दर्शक को क्या हो रही है भाई, उस आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यानी कि दर्शक इससे क्या हो जाता है भाई, कनेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, तादात्म्य स्थापित हो जाता है। जब तादात्म्य स्थापित हो जाता है यानी कि एकत्व का भाव स्थापित हो जाता है कि भाई जैसी अनुभूति उनको हो रही है कि भाई राम का रोल यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो राम वहां पे विशेष ना रह करके इनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाव उत्पन्न होगा या रस की जो निष्पत्ति होगी वो किस में होगी, पाठक में या दर्शक में होगी। ये भट्ट नायक ने सबसे पहले स्वीकार किया। अभिनव गुप्त जी ने इसी बात को और आगे बढ़ा दिया कि जिस तरह से मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उस मिट्टी के घड़े में क्या होती है भाई, पानी आप डालते हैं तो सुगंध आती है। तो जिस तरह से मिट्टी के घड़े में वो सुगंध जो है वो पहले से उसी में होती है, लेकिन पानी डालने पर क्या होता है भाई, वो सुगंध जो है वो हमें आती है, स्मेल आती है। तो कह रहे हैं उसी तरह से कि भाई जो मनुष्य के हृदय में जो स्थायी भाव हो वो पहले से होते हैं, लेकिन जब कोई चीज को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत गंदगी है, तो आपको बहुत घृणा सी आ गई है ना, तो आपने नाक बंद कर ली, वो कर ली, तो वो स्मेल तो ऑलरेडी वहां पे थी। आपको कब, आपने जब उसे देखा या स्मेल किया तो आपको वो अनुभव हुई। ठीक है, तो इसी तरह से भाव हमारे हृदय में ही है, लेकिन कोई भी आलंबन या उद्दीपन के कारण क्या हो जाते हैं भाई, वो जागृत हो जाते हैं। तो स्थायी भाव हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में पहले से ही रहते हैं, और जब कोई आलंबन हमारे सामने या उद्दीपन उन भावों को जगाता है तो वो रस में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे राम ने सीता को लताओं के अंतराल में देखा, ठीक है, तो राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जो है वो जागृत हो गया, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, और बाद में उसमें जैसे सीता का पद संचलन, सीता का गायन, सीता का जो तिरछी नजरों से देखना, ये सब सारी चीजें जो है वो उद्दीपन का कार्य करेंगी और उनकी भावनाओं को जागृत करेंगी, चांदनी रात का समय और इस तरह की। तो उससे क्या होगा कि भाई उनका जो स्थायी भाव था वो रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, यानी कि श्रृंगार रस में परिणत हो गया रति नामक स्थायी भाव, और उसके साथ में बहुत सारे संचारी भावों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका ये साधारणीकरण वाला स्वरूप जो है वो आगे बढ़ता है रस से ही रस निष्पत्ति की ओर। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न पर। ठीक है, रस से संबंधित क्लियर हो गया यहाँ पे, और इससे ज्यादा डिटेल अब आपको और मेन सेशन में मिलेगी, क्योंकि इससे ज्यादा अभी आपको और भी संप्रदाय बताने हैं। तो आप देखेंगे अगला संप्रदाय है आप सभी के समक्ष रीति सिद्धांत की उपलब्धि। ठीक है, तो रीति सिद्धांत जिसकी संस्थापना के स्वरूप में आप आचार्य वामन को देखते हैं। वामन ने कहा कि भाई कोई भी काव्य जो है वो अपने लिखने की शैली पर आधारित होता है। ठीक है, तो लिखने की जो शैली है वो हर कवि की अलग अलग होती है, इसलिए ये जो शैली के तत्वों को इन्होंने महत्व दिया। लेखन की जो शैली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीति सिद्धांत के वामन आचार्य ने ऐसा कहा, और उन्होंने कहा कि काव्य, इसीलिए काव्य की आत्मा जो है वो रीति को स्वीकार किया जाना चाहिए। काव्य की आत्मा क्या है, रीति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कवि जो है वो अलग शैली के अनुरूप लिखता है, इसलिए शैली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? ठीक है, ये आपका ये वाला संप्रदाय भी बहुत समझने लायक है, इंपॉर्टेंट है, इसी से आप आगे चल करके आपका शब्द शक्ति का स्वरूप जुड़ता है। बताइए बताइए, वेरी गुड। तो आनंदवर्धन जी जिन्होंने क्या की भाई, ध्वनि संप्रदाय की संस्थापना की। वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, और इन्होंने लिखी रचना ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक जो है वो इन्होंने रचना लिखी। इन्होंने ध्वनि के एक तरह से तीन भेद स्वीकार किए। ध्वनि के इन्होंने क्या किए भाई, तीन भेद जो है वो स्वीकार किए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, और एक आपका आ जाता है चित्र काव्य। ठीक है, एक तो इन्होंने कहा ध्वनि काव्य,
गुणीभूत काव्य, नाम इसके जरूर ध्यान रख लेना। और तीसरा चित्र काव्य। तीन काव्य, तीन स्वरूप जो है वो इन्होंने स्वीकार कर लिए भाई, किसके? आपके काव्य स्वरूप, आपके ध्वनि के। वैसे ही इन्होंने ध्वनि के जो रूप है वो 8 लिए हैं, ठीक है, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि, ये ध्वनि, वो ध्वनि, ऐसे करके। तो उसमें से इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो काव्य की आत्मा, वो रस ध्वनि को स्वीकार किया है। तो यानी कि इनका जो ये ध्वनि संप्रदाय था, ये मूल रूप से किससे प्रभावित, हम कह सकते हैं कि रस से संप्रदाय से प्रभावित स्वरूप में भी हमारे समक्ष आता है। तो इनका मानना था कि भाई जहां पर वाच्यार्थ की अपेक्षा, ध्वनि का क्या अर्थ है, ठीक है, ध्वनि का अर्थ है व्यंग्यार्थ, तो जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ इंपॉर्टेंट होता है, वही काव्य श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो आनंदवर्धन जी है, और इनकी इस रचना के ऊपर टीका लिखने वाले अभिनव गुप्त जी हैं, जिन्होंने ध्वन्यालोक लोचन के नाम से टीका लिखी है। अब अगला प्रश्न, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिख रहा होगा, साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक भी आप सभी को दिखाई दे रहा है, उसको भी आप सभी जरूर फिल आउट कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप सभी हमारे पेड सेशन में भी जुड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और आप सभी पेड सेशन में जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कविता नाम के कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत जिसमें जो कला से संबंधित है, कला अर्थात कला पक्ष से, ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत की जो संस्थापक हैं वो हैं आपके आचार्य कुंतक। ठीक है, आपके भामा जी ने तो कहा कि वक्रोक्ति जो है वो अलंकार का मूल स्वरूप ही है। ठीक है, अलंकार संप्रदाय में अभी आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद ही, तो अलंकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर वक्रोक्ति सिद्धांत को लेकर के इन्होंने अलंकार से अलग कर दिया वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के माध्यम से इन्होंने कहा कि ये कला पक्ष का, यानी कि भाषा स्वरूप में वक्र है जो उक्ति, वक्र है जो उक्ति, यानी कि टेढ़ा कथन। ठीक है, कि बात को एक तो आप सीधा सीधा कह देते हैं तो उस बात में आनंद नहीं होता, कोई ध्यान भी नहीं देता। जब आप उसको टेढ़ा कथन कहते हैं तो बात सीधे हृदय पर जाकर के लगती है, हृदय पर चोट करती है। तो ये स्वरूप कुंतक जी ने प्रतिष्ठापित किया, और उन्होंने कहा कि वही काव्य श्रेष्ठ माना जाएगा जिसमें क्या होगा, वक्रोक्ति का प्रयोग होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो अलंकार संप्रदाय की, यहीं पर ही हम एड ऑन कर लेते हैं अलंकार संप्रदाय को। अलंकार संप्रदाय जो आप सभी का आता है आपके सामने, जिसका स्वरूप भामह ने निर्धारित किया। ठीक है, भामह ने क्या कहा भाई, अलंकार जो है, अलंकार को काव्य की आत्मा माना। काव्य की आत्मा स्वीकार किया। अलंकार संप्रदाय को भामह ने काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित जो है वो कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंटली आप सभी को इसमें ये चीज याद रखनी है। अब अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है वो भारतीय जो आपके आते हैं, शब्दालंकार भी हैं, अर्थालंकार भी हैं। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार को आप अलग तरीके से जान सकते हैं कि भाई कैसे शब्द का जो स्वरूप है वो इंपॉर्टेंट है और कैसे अर्थ का स्वरूप इंपॉर्टेंट। देखिए, अलंकार को जब काव्य की आत्मा इन्होंने स्वीकार किया कि भाई, जैसे हम पहले में पढ़ते हैं, न कांतम अपि भूषणम। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरह से एक स्त्री जो है वो अपने सौंदर्य को निखारने के लिए क्या करती है भाई, आभूषणों को धारण करती है, वैसे ही काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम किसका स्वरूप निर्धारित करते हैं भाई, वो अलंकारों का। ठीक है, तो न कांतम निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, ये स्वरूप, और काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इस तरह की परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो काव्य के वैसे तो 3 आते हैं भेद, आपके शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, लेकिन उभयालंकार संस्कृत में आता है, हिंदी में उभयालंकार का प्रयोग नहीं होता। तो आपको 2 जरूर याद रखने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है, जिसमें
शब्द को अगर बदल दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे अनुप्रास, ठीक है, जैसे यमक, जैसे श्लेष, ठीक है, जैसे पुनरुक्ति, ठीक है। तो यहां पर जब आप शब्दालंकारों की बात करते हैं तो जैसे आपने कह दिया भाई काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, आपने ये पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा। अब आपने घटा की जगह कम कर दिया, ठीक है, घटा की जगह कम शब्द को प्रयोग कर लिया। तो यमक अलंकार ये कहता है कि भाई आपके शब्दों का दो एक जैसे शब्द जो है जब दो अलग अलग अर्थ देते हैं तो वहां यमक का अलंकार होता है। अब आपने घटा, आपने कहा कि अर्थ तो एक ही है तो हमने कम लिख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए जगवा पाए बोराए, ठीक है। तो कनक कनक, ठीक है, आप कह देंगे एक कनक की जगह हम सोना लिख देते हैं, तो उससे काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें जो चमत्कार होता है वो शब्दों पर आधारित होता है। यहां पर जो अर्थालंकार की आप बात करेंगे उसमें आप देखेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ठीक है, संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण वगैरह वगैरह सारे आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। उपमा अलंकार जो है वो आपको समानता बताता है, ठीक है, कि उपमेय और उपमान में जो समानता की जा रही है, ठीक है, उपमेय और उपमान दो चीजें हैं जिसमें समानता दिखाई जा रही है, तो वो आपका सासमसी कि भाई मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपको संभावना दिखाई जा रही है, ठीक है, जिसमें मुख मानो चंद्रमा है, तो मनु मानहू जनु जानहू ये सब आपके उत्प्रेक्षा में आएगा। रूपक अलंकार जो है वो आपको आरोप दिखाता है। रूपक अलंकार क्या दिखा रहा है भाई, आपको आरोप दिखा रहा है कि भाई पूरी तरह से आरोप कर दिया गया है। बीती विभावरी जागरी, ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो पूरा उदाहरण जो जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें रूपक अलंकार में, ठीक है, कि भाई तारो रूपी घड़ा, ठीक है, तो रूपक अलंकार में पूरी तरह से आरोप कर दिया जाता है। संदेह अलंकार जो कि भाई शंका आई महावरी जो तेल लगाने के लिए आई और नाइन बैठी उनकी एड़ी मीड़ती जाए, तो एड़ियों को ही मेल आलता लगा हुआ समझ करके उसे मसलती हुई जा रही है, ठीक है। तो नाइन जो है बिहारी जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है संदेह अलंकार के स्वरूप में, ठीक है। तो ये आपका अलंकार का स्वरूप अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आता है। भामह जो 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका संप्रदाय है, तो शैमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, इसका उत्तर दीजिए, फिर अगले संप्रदाय की बात करते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए शैमेंद्र जो हैं वो आपके, जिन्होंने आचार्य शैमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की बात की है। किसकी बात की है भाई, औचित्य संप्रदाय की। इन्होंने कहा है कि औचित्य, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो उचित जोड़ य, उचित जोड़ य जो होता है ये आपका य और इक जो होते हैं ये वृद्धि कारक प्रत्यय होते हैं, जिसके कारण प्रथम मात्रा में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तन हो जाता है। तो य के कारण उ जो है वो बदल गया किसमें, अ में, ठीक है। ची ऐसे का ऐसे रह गया, त में से जो अ है वो हट जाएगा और य जुड़ जाएगा, तो बन गया आपका शब्द औचित्य। यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उचितता का गुण। अब उचितता का गुण क्या है, उचितता का गुण आपको ये कहता है कि भाई जो भी शब्द और अर्थ जो भी काव्य में प्रयोग किए जा रहे हैं, गुण है अलंकार है जो भी, अगर वो उचित स्थान पर उचित स्वरूप में प्रयुक्त नहीं होंगे तो उनका जो चमत्कार है, उनकी जो चारुता है, उनका जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा।
तो हर चीज, जैसे हम कहते हैं कि भाई हर काम जो है वो उचित समय पर ही सही लगता है ना, तो वैसे ही अगर उचितता का गुण काव्य में नहीं होगा, अगर उचित स्वरूप में काव्य में हर चीज गुण अलंकार काव्य स्वरूप सारी चीजें प्रयुक्त नहीं होंगी, तो काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तो कोई आलोचक इनके 27 भेद मानते हैं, कोई 28 मानते हैं, लेकिन मूल रूप से 27 भेदों के रूप में उचितता के गुण को इन्होंने, गुण अलंकार काव्य इन सभी के स्वरूपों को इन्होंने सम्मिलित किया है, और इन्होंने कहा है कि औचित्य जो है यही काव्य की आत्मा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्वरूप है आपका औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो आपका लाइव बूस्टर कोर्स जो है आपका ऐप पर चल रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंटली, जिसमें हम डिटेल में आपका ये सेशन आपके डिटेल में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप भी ज्यादा समय ना गवाइए। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट समय को, अपने कीमती समय को एक बहुत अच्छी दिशा में ले जाने के लिए आप हमारे साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंटली अब बात करते हैं हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो कल मैंने आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ठीक है, कल मैंने आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया था। कौन बताएगा कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर? बताइए कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को, ठीक है, प्रश्न क्या था आपके लिए? तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को ठीक है अखिल ज्ञान का मूल कहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कल के लिए, जो आपको कल दिया गया था। ठीक है, तो इस रचना का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए कहती हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, जिसके माध्यम से कम अगर आप आंसर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जो भी होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, अगर आप उसका आंसर करेंगे तो आपके माइंड में वो छप जाता है। इसलिए सभी आंसर जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो बिहारी को, आज का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य का, मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने कहा है? बेजोड़ कवि किसने कहकर पुकारा है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहारी जो आपके मुक्तक काव्य परंपरा में रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनकी रचना जो बिहारी सतसई है वो जो मुक्तक परंपरा का बहुत ही बेजोड़ ग्रंथ है। तो हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि बिहारी जी को किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को इसका सही आंसर जो है वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में करना है, ताकि नाम के साथ मुझे पता चले कि भाई किस किसने आंसर अपना दिया है। देन उसके बाद में इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगला जो आपका सेशन मंडे को होगा, उस मंडे के सेशन में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाऊंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी की यूट्यूब पर होती है। उसके अलावा अभी आपके कुछ सेशन जो सैटरडे संडे में भी हम लेंगे, कुछ मैराथन सेशंस लेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ताकि आपका कोई भी सेशन जो है वो मिस ना हो। और हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो आप सभी को दिखाई दे रहा है। और आप सभी के लिए मास्टर क्लासेस जो हैं, फ्री क्लासेस एकदम ऐप पर शाम 4 बजे लाइव होती हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो उन्हें भी ज्वाइन कीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होती हैं। कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ, और आप लगातार यूं ही तैयारी करते रहें, लगातार यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, और आप
दीप की तरह प्रकाशित होते रहें। दीपावली आप बहुत अच्छे से मनाइए। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली का जो पर्व है वो जिस तरह से अंधकार पर विजय का पर्व आप सभी को दिखाई देता है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य पर विजय पा जाइए। भले ही चाहे कितनी ही अंधेरा या कितनी ही कठिनाइयां आपके जीवन में आए, लेकिन एक बार जो है आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही है, तो प्रकाश अपने आप दिखता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।